Hi guys, my name is निधि भटनागर and I welcome you all in my channel Online Classes by निधि भटनागर। So आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे माय वंडरफुल बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ से, जो कि कार्डोवा का एडिशन है, क्लास 5 की एसएसटी की बुक है, चैप्टर नंबर 21 दैट इज़ गवर्निंग आवरसेल्व्स। माय बुक ऑफ सोशल स्टडीज़, ये जो एसएसटी की बुक है, ये मैंने ऑलरेडी पूरी बुक अपलोड कर दी है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है इंडिया, ठीक है। यूनियन ऑफ, यहाँ 28 स्टेट्स हो गए हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ की जगह इसको चेंज कर लेना, ये हो गई हैं 8 यूनियन टेरिटरीज़। मतलब बीच में जो है वो 9 हुई थी और अब जो है वो वापस से 8 हो गई हैं, राइट। तो आ जाइए पहले लाइन पे चलते हैं। इंडिया कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़, टुगेदर दे मेक अप द इंडिया यूनियन। तो मतलब भारत में जो है वो 28 तो स्टेट्स हैं और 8 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज़ हैं। साथ में मिलकर, टुगेदर मतलब साथ में, दे मेक अप, वो बनाते हैं द इंडियन यूनियन। तो एक साथ मिलकर वो इंडियन यूनियन बनाते हैं। द इंडियन यूनियन हैज़ अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो देखो पूरा जो भारत है, तो पहले सबसे पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अभी धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये पूरे जितने भी स्टेट्स होंगे ना बच्चों, ये सबको देखती है। सबको देखती है मीन्स टू से कि ये सारे देश के लिए काम कर रही है। इसके बाद इसके नीचे जो एक गवर्नमेंट आएगी वो हमारी आएगी स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने अपने राज्यों को देखती है, ठीक है, अपने अपने स्टेट्स का काम देखती हैं। तो ये बात समझ के रखना। तो द इंडियन यूनियन हैज़ अ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड वन इन ईच स्टेट। देखो जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, समझ लो, तो वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट समझ लो उन्हें, और हर क्लास को स्टेट समझ लो, तो हर क्लास का अपना अपना एक क्लास टीचर होता है। तो ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट रहती है। दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न द कंट्री प्रॉपरली। भाई ऐसा क्यों किया गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग बनाई गई? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक प्रिंसिपल पूरे स्कूल के बच्चों को पढ़ा सके? नहीं। सेम एज हम ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये की सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे देश को चला सके? जिस तरीके से एक प्रिंसिपल के नीचे बहुत सारे क्लास टीचर्स होते हैं और वो अलग अलग क्लास को हैंडल करते हैं, लाइक, ठीक है, उसी तरीके से एक जो है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके नीचे हर स्टेट की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट रहती है, जिससे कि वो अपने स्टेट को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी रूल्स की किताब समझ लो जिसमें सब कुछ लिखा होगा कि किसको क्या करना है और किसको क्या नहीं करना है। सारे रूल्स, देश कैसे चलाया जाता है। अब ऐसे हवा में तो नहीं चल जाएगा बच्चों देश, है ना। पता तो होगा ना, प्रधानमंत्री के ये काम होते हैं, भाई राष्ट्रपति के ये काम होते हैं, लोकसभा ऐसे चलती है, राज्यसभा ऐसे चलती है, इतने मेंबर होने चाहिए, इतने समय का कार्यकाल होता है। तो सारा पूरा जो देश चलाना है वो इतना आसान काम तो है नहीं। तो कोई ना कोई रूल तो चाहिए उनके लिए। वो रूल्स जो होते हैं वो एक रूल बुक में लिखे गए हैं। वो रूल बुक ही समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ में आ रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एवरीथिंग। भारत के संविधान में जो है वो सब कुछ लिखा है। क्या क्या लिखा है उसके अंदर? द पावर्स ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, राज्यों के पास कौन कौन सी पावर हैं और किसकी पावर? यूनियन गवर्नमेंट की, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है उसके बारे में भी लिखा है। द पोजीशन एंड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, भाई उनकी क्या पोजीशन होगी, उनके क्या काम होंगे, वो सब कुछ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उदाहरण दूँ तो ड्यूरिंग वॉर, जब युद्ध हो जाता है ना कभी देश के में, ठीक है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का या चाइना से हमारा हो जाए या कुछ भी हमारा आसपास कहीं से किसी से भी युद्ध हो जाता है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी ड्यूटी होती है उनकी? टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द बॉर्डर्स, कि वो तुरंत जो है हमारे देश के जो बॉर्डर हैं उन पे रक्षा करें हमारी, राइट, उन पे सेनाएं लगाएं और ज़्यादा लगाएं, जिससे कि भी जो भी कदम है वो उठाने पड़े तो वो कौन उठाएगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट निश्चय करेगी भाई अब क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट के तो ना रूल्स चलते हैं। काम किसका है ये है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। तो वो जो है वो डिसाइड करेगी कि भाई किस तरह से देश को डिफेंड करना है, बचाना है, ठीक है। इन केस ऑफ सर्टेन मैटर्स, कुछ मैटर्स में क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे लॉ एंड ऑर्डर और एजुकेशन, वो आ जाते हैं हमारे विद इन स्टेट। भाई अपने राज्य में एजुकेशन कैसे रखनी है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रखना है, माने नियम कानून वगैरह, ठीक है। तो वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली से प्रधानमंत्री जी उठ कर जाएंगे बिहार और वो चेक करेंगे कि भैया यहाँ पर एजुकेशन स्कूल में सही चल रही है नहीं चल रही है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना।
सो बिहार की जो गवर्नमेंट होगी वो बिहार में देखेगी, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट होगी वो उत्तर प्रदेश में देखेगी। तो इस तरीके से क्या किया, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर दिया गया लोगों के बीच में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प्स द स्टेट इफ द स्टेट फेसिस प्रॉब्लम्स लाइक फ्लड, फेमाइन और टेररिस्ट अटैक हो जाए। तो होता क्या है, लेट सपोज किसी की राज्य में बाढ़ आ गई। फ्लड मतलब क्या होता है, बाढ़। अब बाढ़ आ जाए तो भाई बहुत बड़ी मुसीबत है, अब वो अकेले नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करेगी ना। भाई लेट सपोज क्लास में कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाए, क्लास टीचर किसकी हेल्प लेगी, प्रिंसिपल की। बिल्कुल देश हमारा ऐसे ही है, ठीक है। तो बाढ़ आ जाए या फेमाइन, भूखमरी की समस्या हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो भी भाई कहाँ से पैसा आएगा, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मदद करेगी। और अगर टेररिस्ट अटैक हो जाए तो भी भाई ये जो है वो टेररिस्ट अटैक इतना बड़ा मैटर है, तो इसमें भी क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करेगी। इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में बताएं, अ कंट्री इज रन लाइक अ बिग फैमिली। तो जो कंट्री होती है, हमारा देश होता है, वो एक बहुत बड़े परिवार की तरह चलता है, फैमिली की तरह चलता है। विद इन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अंदर हैज़ द पावर्स ऑफ योर मम्मी एंड डैडी, है ना। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अंदर किसकी पावर होगी, तुम्हारी मम्मी डैडी की। इफ़ द फैमिली फेसेस बिगर प्रॉब्लम, लेकिन अगर परिवार में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, देन योर ग्रैंड पेरेंट्स स्टेप इनटू एडवाइस। तो जो हमारे दादा दादी वगैरह होते हैं उनकी एडवाइस, सलाह मांगनी चाहती है, ठीक है, वो लोग आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। तो वो हो गए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे ना भाई, स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए। सिमिलरली एट द स्टेट लेवल, इफ़ द प्रॉब्लम्स आर टू बिग, अगर स्टेट लेवल पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएं, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप्स इनटू हेल्प। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करने आती है, एडवाइस देती है और कंट्रोल भी रखती है अपना, ठीक है। आप आ जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने के लिए। इमेजिन अ स्कूल विदाउट अ टीचर और अ प्रिंसिपल। जस्ट इमेजिन, सोच के देखो, एक ऐसा स्कूल जिसमें कोई टीचर ही ना हो या कोई प्रिंसिपल ही ना हो। व्हाट हैपन्स, क्या हो अगर ऐसा हो जाए तो, एवरी चाइल्ड डज व्हाट ही और या फिर शी वांट्स टू डू। हर बच्चा वही करेगा जो वो करना चाहता है, राइट। सम में स्टडी क्वाइटली, कुछ तो चुपचाप बैठ जाएंगे। मैनी विल मेक अ नॉइस, लेकिन हमारे ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो तो शोर मचाएंगे और फाइट करेंगे। और सम अदर्स में भी जस्ट जंप करें अराउंड, इधर उधर घूमें, जंपिंग करें। समवन में स्नैच योर बैग, हो सकता है कोई तुम्हारा बैग खींच ले। एंड मैनी में कम विदाउट डैम, और हो सकता है बहुत सारे, तो मतलब ऐसा ही चलता रहेगा। बिल्कुल एक तरीके से क्रियोस क्रिएट हो जाएगा स्कूल के अंदर। बट देन अब क्या हो, वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं, देन देयर इज़ नो सच स्कूल, ऐसा कोई स्कूल है ही नहीं जहाँ पर ऐसा ही होता हो कि भाई प्रिंसिपल ही ना हो, टीचर्स ही ना हो। एज स्टूडेंट्स यू कम टू स्कूल, स्टूडेंट्स की तरह आप स्कूल आते हैं। अबाइड बाय इट्स रूल, मतलब उसके रूल्स को अबाइड करते हैं, रेगुलेशंस को मानते हैं। इन टर्न यू आर सेफ एंड यू ग्रो, तो बदले में क्या है, आप सेफ हैं और आप ग्रो करते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमें दे रखा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिए इस पॉइंट को। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950। जो भारत का संविधान है वो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट आ जाइए। इन द सेम वे, इसी तरीके से पीपल लिविंग इन अ कंट्री, जो लोग कंट्री में रहते हैं, शहर में रहते हैं, बैलेंस इंडिविजुअल फ्रीडम, तो वो बैलेंस करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम को, मतलब सबकी अलग अलग फ्रीडम को, विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स और रेगुलेशंस के द्वारा। बाय डूइंग दिस, ऐसा करके, दे लर्न टू एग्री एंड एडजस्ट विद वन अनदर। इस तरीके से वो क्या करते हैं, वो सीखते हैं और एग्री होना सीखते हैं एंड एडजस्ट करते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं। टू इन्जॉय द राइट्स ऑफ लाइफ, अपने जीवन के राइट्स, अपने अधिकारों को इन्जॉय करने के लिए, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को, इन सब चीज़ों को मतलब एक तरीके से इन्जॉय करने के लिए, ठीक है, इस कारण वो लोग ऐसा करते हैं। टू एन्जॉय ऑल दीज राइट्स, एन्जॉय करने के लिए सारे ही अधिकार, दे गिव द पावर एंड अथॉरिटी टू अ ग्रुप, वो पावर देते हैं, अथॉरिटी देते हैं किसी ग्रुप, यानी किसी बॉडी को, किसी बंदे को, भाई किसी को तो देते ही हुए ना, और जिन्हें हमने ये पावर दे रखी है वही है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, जिन लोगों को हमने पावर दे रखी है, राइट। अब गवर्नमेंट हमारा क्या करती है, तो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रीडम, गवर्नमेंट जो है वो लोगों के फ्रीडम, लोगों की स्वतंत्रता को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है, बचा के रखती है, उनके राइट्स को बचा के रखती है, मेंटेन करती है लॉ को, कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को, एंड प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी, कि भाई सब लोग सिक्योर रहें। इट ऑल्सो रन्स स्कूल, ये स्कूल भी चलाती हैं, कॉलेजेस भी चलाते हैं, हॉस्पिटल्स चलाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखते हैं। इन एडिशन, अगर हम सारा टोटल बात करें टू दिस, द गवर्नमेंट हेल्प्स द पुअर,
गवर्नमेंट जो है वो गरीबों को भी मतलब इसके अलावा इन एडिशन टू मतलब इसके अलावा देखो ये सारे काम तो करती है गवर्नमेंट। क्या क्या काम बताया हमने, स्कूल चलाती है, कॉलेज चलाती है, हॉस्पिटल चलाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से देखती है। इसके अलावा गवर्नमेंट हेल्प करती है पुअर लोगों की इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि भाई सबको इक्वल अधिकार मिले, ठीक है, तो ऐसे हेल्प करती है। हु मेक्स लॉ इन अवर कंट्री, कौन है जो हमारे जो कंट्री है उसमें लॉ बनाता है? द लॉ मेकिंग बॉडी एज नोन एज दी पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो है वो कानून पास होते हैं हमारे यहाँ, और जिसको बोले और या फिर यूनियन लेजिस्लेचर बोल सकते हैं। इट हैज़ 2 हाउसेस, किसके? पार्लियामेंट के 2 हाउसेस कौन कौन से हैं? पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, ठीक है। ये टोटल बड़ी पार्लियामेंट हो गई, तो इसके 2 पार्ट हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब यहाँ तक देखो, और ये क्या काम करते हैं ये दोनों मिलकर, लोकसभा और राज्यसभा। ये जो पार्लियामेंट है कौन बनाता है? लॉ, कानून हमारे देश को चलाने की कौन बना रहा है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन 2 चीज़ें हो गई, एक लोकसभा का ग्रुप है, एक राज्यसभा का ग्रुप है। आप समझ गए? द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, क्या क्या है उसमें? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अब 3 चीज़ें आ गई पार्लियामेंट के अंदर का। पहला तो क्या आ गया हमारा? प्रेसिडेंट। दूसरी बात आ गई हमारी लोकसभा, और तीसरी बात आ गई राज्यसभा। तो ये तीनों जो बॉडीज़ हैं इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना है ये चीज़। अब हम सिर्फ लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री, तो विच इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री? दैट इज लोकसभा, ठीक है ना। हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? हमारी लोकसभा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ पीपल, इसको हाउस ऑफ पीपल या फिर लोअर हाउस भी कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड, इसके मेंबर्स जो हैं वो चुने जाते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। व्हेन इलेक्शंस टेक प्लेस, जब इलेक्शन होते हैं ना तो लोकसभा के सदस्यों को ही हम चुनते हैं, ठीक है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। अब लोकसभा में होता है एक स्पीकर, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ये देखो लोकसभा में होता है स्पीकर, और स्पीकर को कौन चुनता है? लोकसभा इज स्पीकर कौन चुना जाता है? इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। जो लोकसभा के मेंबर ही होते हैं ना वही अपने स्पीकर को चुनते हैं। लोकसभा के मेंबर को कौन चुन रहा है? हमने लोकसभा के मेंबर चुने, लोकसभा के मेंबर्स ने अपना स्पीकर चुना। क्लियर है? His and her responsibilities is to guide and proceedings of Lok Sabha and even to maintain discipline among the members. तो ये सारा काम कौन कर रहा है? हमारा स्पीकर कर रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्पीकर की? पूछी जा सकती हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं कि भाई गाइड करो, भाई प्रोसीड कैसे करे, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर लोकसभा में, ठीक है। और इवन मेंटेन करके रखते हैं डिसिप्लिन, कि भाई ऐसा ना हो कि कोई किसी मुद्दे पे लोगों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाए, तो वो हर चीज़ का डिसिप्लिन बना के रखो भाई, ठीक से सारी चीज़ें होनी चाहिए, मैनेज होनी चाहिए, वो सब कुछ देखा जाता है। एनी इंडियन सिटीजन, कोई भी भारतीय नागरिक हु इज़ 18 ईयर्स और अबव, जो 18 साल या उससे बड़ा हो, इंजॉय करता है द राइट टू वोट, वोट देने के अधिकार को, फॉर अ कैंडिडेट ऑफ हिज चॉइस, अपने चॉइस के कैंडिडेट को, कि भाई मुझे ये कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं उनमें से ये मुझे समझ में आ रहा है कि भाई यही हमारे लिए करेक्ट लीडर रहेगा, उसको वोट कौन दे सकता है? जो कि 18 साल से ऊपर हो, कि भारत में 18 साल से ऊपर होना वोटिंग के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आ जाओ जी, कैंडिडेट्स ऑफ दिस चॉइस। एनी इंडियन सिटीजन हु इज़ मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू द लोअर हाउस ऑफ और द लोकसभा। देखो कम से कम आपको ना 25 साल का होना चाहिए खड़े होने के लिए लोकसभा के सदस्य के लिए। अगर आप चाह रहे हो ना कि भाई मैं खड़ा हूँ इलेक्शन में, आपकी उम्र होनी चाहिए 25 साल। और आपको कब है वोट देने का अधिकार? इन सदस्यों को जो खड़े हुए हैं जब आप 18 साल के हो जाओगे। समझ में आया? अवर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, इनको हम कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं। जैसे भाई इतना बड़ा देश है हमारा, तो क्या होता है इसको ना ऐसे ऐसे बांट दिया गया, बहुत सारे भागों में बांट दिया गया, ऐसे ऐसे करके। अब ये ना कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अब इनमें हर एक कॉन्सिक्वेंसेस से एक एक लीडर चुना जाएगा, ऐसे समझो, ठीक है। अब आगे आ जाओ, जो भी इसका विनर होता है ना डिक्लेयर, फिर वो आगे जाता है। द कैंडिडेट हु गेट्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, तो जो भी कैंडिडेट जो होता है जिसको मिलता है हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द कॉन्सिक्वेंसी इज डिक्लेयर्ड द विनर, उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई ये जीत गया। ही बिकम्स द मेंबर ऑफ द लोकसभा, फिर वो व्यक्ति जो अपनी कॉन्सिक्वेंसेस से जीता है, ठीक है, वही व्यक्ति जो है वो लोकसभा का मेंबर बन जाता है। इस तरह से अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस से अलग अलग जो है मेंबर्स बनते हैं, और फिर वही मेंबर जीते हुए सारे लोकसभा में जाते हैं, ठीक है। और लोकसभा कैन हैव मैक्सिमम 552 मेंबर्स, मैक्सिमम, ठीक है, ये बात याद रखना, मैक्सिमम 552 हो सकते हैं। राज्यसभा की बात करो तो राज्यसभा को हम अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं,
लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा। अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो चेयरमैन कौन होता है इसका? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इसका चेयरमैन होता है। द राज्यसभा इज डिफरेंट फ्रॉम दी लोकसभा। राज्यसभा जो है वो लोकसभा से डिफरेंट होती है। इट्स मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली चुने नहीं जाते लोगों के द्वारा। भाई जैसे लोकसभा के तो हम लोग वोट देते हैं, राइट, लेकिन राज्यसभा के लोगों को हम लोग वोट नहीं देते हैं, डायरेक्टली नहीं देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि हम राज्यसभा के मेंबर्स को चुनेंगे। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट देम। कौन उन्हें इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, MLAs, राइट, उन्हें इलेक्ट करते हैं। देयर आर मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 238 आर इलेक्टेड। ज़्यादा से ज़्यादा वो कह रहे हैं 250 हो सकते हैं, जिसमें से 238 जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं, और 12 को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नॉमिनेट करना एक तरीके से प्रेसिडेंट उनको चुन के बताता है कि भाई ये जो 12 सदस्य हैं ना, जो ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे। तो प्रेसिडेंट अपनी चॉइस से उनको अलग अलग फील्ड से, जैसे कला के क्षेत्र से ले लिया, संगीत के क्षेत्र से ले लिया, ठीक है, साइंस के क्षेत्र से ले लिया, तो ये इनको अपने हिसाब से चुनते हैं प्रेसिडेंट जो होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। ध्यान रखना, लोकसभा का था 5 साल और राज्यसभा का है 6 साल। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर हो जाते हैं एवरी 2 ईयर्स। जो 1/3 मेंबर होते हैं इसके वो रिटायर हो जाते हैं कितने साल बाद? 2 ईयर्स के बाद। तुम कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए समझो। 1/3 का मतलब कैसे हो गया? जैसे पूरे सदस्य हैं ना, तो इन्हें हम 3 भागों में बांट देते हैं। ये जो है इनका 6 साल पूरा हो गया तो ये रिटायर हो गए, ठीक है। एक पहला, बिल्कुल पहला लेके चलो, 6 साल हो गए। अब 1/3 जो है नेक्स्ट जो है वो 2 साल बाद 1/3 जो है वो रिटायर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट 1/3, मतलब 1/3 ऐसे क्लियर करो, थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है आपका। ऐसे यहाँ समझो इस बात को कि 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, और 1/3 ही, जैसे 1/3 पूरे हुए, 1/3 जो है वो रिटायर हो गए, तो 1/3 के फॉर्म में चलता रहेगा। पूरे एक साथ ऐसा नहीं होता कि सारे भी 6 साल में एक साथ ही रिटायर हो जाएंगे। एक आदमी का कार्यकाल 6 साल है, ये बात तो क्लियर है। पूरे सदस्य मिला के उनमें से जो 1/3 पार्ट है वो रिटायर हुए, तो 1/3 ही जो है वो चुन लिए गए 2-2 साल बाद। ऐसे करते हैं ये। 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर्स एंड देन न्यू मेंबर्स कम इन देयर प्लेस। नए मेंबर्स आ जाते हैं। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। राज्यसभा जो है एक परमानेंट बॉडी है दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व, और ये डिसॉल्व नहीं हो सकती, कैन नॉट बी डिसॉल्व। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच बॉडी कैन नॉट बी डिसॉल्व, दैट इज राज्यसभा। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द प्रेसिडेंट की बात अगर हम करते हैं, राष्ट्रपति हमारे, ही इज द हेड ऑफ द कंट्री, जैसे कि हमारी प्रिंसिपल मैम होती हैं, ठीक है, ही इज द हेड ऑफ द कंट्री। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, चुने गए सदस्य लोकसभा के और राज्यसभा के, एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एंड इलेक्ट्रल कॉलेज टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। तो ये सब मिलकर ये क्या करते हैं? ये सब मिलकर जो है हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। इंपॉर्टेंट है भाई कि कौन कौन चुनता है, प्लस इनका कार्यकाल कितने साल तक बने रहते हैं? 5 साल, ठीक है। अब आ जाओ, ये कह रहे हैं फाइंड आउट हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स इंडिया हैड सिंस इंडिपेंडेंस। बताओ भाई कितने राष्ट्रपति कौन कौन से रहे हैं, कितने रहे हैं, और प्रिपेयर करो एक चार्ट विद द नेम्स कि भाई ये आए, फिर इनके बाद ये आए, ठीक है। इस तरीके से राष्ट्रपति का पूरा बनाना है आपको। अब करना है फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है वैसे ये। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। आवर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हमारी जो कंट्री है ना वो एक गणतंत्र कंट्री है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? अब ये डेमोक्रेसी होती क्या है, गणतंत्र का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो है वो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के ऊपर ही शासन होता है। कैसे शासन हमारे ऊपर क्या होता है? मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट हमारे लोगों के बीच में से ही चुनी जाती है, ठीक है। मतलब जैसे कोई ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका से आता है कोई बंदा, हम उसे चुन लेते हैं वोटिंग देके और फिर वो लीडर बन जाता है। भाई हम ही में से कुछ लोग होते हैं जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं, ठीक है। तो हम ही में से आए, गवर्नमेंट फ्रॉम द पीपल हो गया एक तरीके से। और उसके बाद आप समझो कि क्या करते हैं भाई, हमारे लिए ही काम करते हैं। फिर वो लोग, जब हम ही चुनते हैं उन्हें, हम ही वोट देते हैं, फिर हमारे लिए ही वो लोग काम करते हैं। तो यही तो हो गया कि भाई हम ही में से है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, फॉर द पीपल, लोगों के लिए सरकार, और किसके द्वारा? बाय द पीपल,
ठीक है, हम में से ही लोग खड़े होते हैं, हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं और हमारे लिए ही वो लोग काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारी सरकार चलती है। द सिटीजन ऑफ इंडिया कॉन्टेस्ट ऑफ फाइट इलेक्शंस, मतलब एक तरीके से सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, भारत के जो नागरिक हैं, वो कॉन्टेस्ट ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं या फिर फाइट ऑफ इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। लेट सपोज आप किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हो, हमारे देश में जैसे फेमस पार्टीज होगी, कांग्रेस है, बीजेपी है, तो आप इंडिपेंडेंट भी खड़े हो सकते हो, कैंडिडेट हो सकते हो, और बाय फॉर्मिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, या फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म कर सकते हो। द पार्टी विच गेट्स द मैक्सिमम सीट्स, वो पार्टी जिसको मैक्सिमम यानी कि सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, फॉर्म कर लेती है गवर्नमेंट को। समटाइम्स व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स अ मेजोरिटी, कभी कभी क्या होता है कि भी किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, मतलब ज़्यादा वोट नहीं मिल पाते, है ना। देन मेनी पार्टीज कम टुगेदर, और तो क्या होता है कि लेट सपोज कि भाई मिनिमम इतने वोट तो होने ही चाहिए, लेकिन किसी के पास भी मिनिमम भी वोट नहीं है, तो मिल मिलाकर सरकार बनेगी, अलग अलग ग्रुप मिल जाएंगे और वो वोट कंप्लीट करके फिर वो एक गवर्नमेंट बनाएंगे। तो गवर्नमेंट बनाएंगे, उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं हम? कोलिनेशन गवर्नमेंट बोलते हैं ऐसी सरकार को, ठीक है। जो कहते हैं ना मिली जुली सरकार, उसको बोलते हैं हम कॉलिएशन गवर्नमेंट, ठीक है। द मेजॉरिटी पार्टी इलेक्ट्स करती है इट्स लीडर, तो जो मेजॉरिटी पार्टी होती है जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट आ गए होते हैं, वो चुनती है अपने लीडर को, हु इज़ अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो वो जो उनका लीडर होता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। किसके द्वारा? कौन उसको बोलता है कि ये प्राइम मिनिस्टर बन गया? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही या फिर शी, मतलब लड़का हो या लड़की हो, देन फॉर्म करते हैं द कैबिनेट को एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, फिर वो अपने अपने मिनिस्टर्स चुनते हैं। भाई प्रेसिडेंट बन गया मैं, सॉरी प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, लेट्स सपोज मैं ही हूँ प्राइम मिनिस्टर, तो अब मुझे प्राइम मिनिस्टर हूँ अगर मैं, तो मैं सारे देश का काम अकेले तो नहीं कर सकती, है ना। तो मैं क्या करूँगी? मैं अपने मिनिस्टर्स बनाऊंगी कि भाई तुम जो हो, तुम ये वाला डिपार्टमेंट देखो, तुम एजुकेशन डिपार्टमेंट देखो, तुम जो है कोई और डिपार्टमेंट देखो। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए फिर वो लीडर चुने जाते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनती है। द मिनिस्टर्स आर ईदर फ्रॉम द लोकसभा और फ्रॉम द राज्यसभा। तो मिनिस्टर्स हो सकते हैं या तो लोकसभा से या फिर राज्यसभा से। द लीडर ऑफ द पार्टी, जो नेता होता है ना, दैट हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स, तो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा नंबर्स होते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मेंबर्स इन पार्लियामेंट, इज चूजन एज द लीडर ऑफ द ओपोजिशन। अब क्या हुआ, जिसको जो फर्स्ट नंबर पे था उनकी तो पार्टी बन गई, और जो सेकंड नंबर पे आए वो ऑपोजिशन में बैठ गए, ठीक है। अब ऑपोजिशन का होना क्यों ज़रूरी होता है? अगर ऑपोजिशन ना हो तो कोई भी अपनी मनमानी करेगा ना, कोई तो होना चाहिए पूछने वाला कि भाई आपने यहाँ से फंड लिए थे, ठीक है, तो ये फंड कहाँ खर्च हुए? आप ये वाली पॉलिसी लेकर आ रहे हो, तो आप ये वाली पॉलिसी क्यों लेकर आ रहे हो, या ये वाली पॉलिसी में ये कमी है वो कमी है, ऐसे इंप्रूव करो। कोई तो होना चाहिए ना सामने भी, वरना तो कोई राजा वाला ही शासन हो जाएगा कि राजा कुछ भी करेगा, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, समझ रहे हो। इसीलिए ओपोजिशन का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जितने भी स्टेट्स हैं ना, सभी की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसको बोलते हैं हम विधान सभा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम विधानसभा। इट मेक्स लॉ फॉर द स्टेट, तो यहाँ कानून बनते हैं स्टेट राज्य के लिए। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि MLA, ठीक है, आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, तो 5 साल के लिए जो है MLAs जो हैं वो चुने जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस टेक प्लेस इन द स्टेट, राज्यों में क्या होता है, MLA के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी कि पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट ये चुने जाते हैं। दिस मीन्स दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। हु आर इंडियन सिटीजन्स अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, जो कि भारत के नागरिक हों और 18 साल से ऊपर हों, वो इन्हें चुन सकते हैं, समझ रहे हो, वो इन MLAs के लिए वोट कर सकते हैं जो भारत के नागरिक और 18 साल से ऊपर हों। स्टेट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू कॉन्सिक्वेंसेज, तो राज्य को भी डिवाइड किया गया है कॉन्सिक्वेंसेज में, और फ्रॉम ईच कॉन्सिक्वेंसी द कैंडिडेट हु गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट इज डिक्लेयर इलेक्टेड, कि भैया जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया, राइट। When the assembly election results are declared, जब असेंबली के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, ठीक है, जब बता दिया जाता है कि भैया कौन जीता, when the assembly elections result are declared, the party that gets the maximum seat, जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो फॉर्म कर लेती है गवर्नमेंट को। द गवर्नर हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट
जो गवर्नर होता है ना, हेड ऑफ द स्टेट, वो इनवाइट करता है द लीडर्स को ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, उन लीडर्स को जो कि ज़्यादा वोट लेकर आई हैं, मेजॉरिटी पार्टी वाली हैं। किस लिए भाई? कि आप अपनी गवर्नमेंट बनाइए, टू फॉर्म द गवर्नमेंट। नाउ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी कौन बन जाता है? फिर वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है भाई। राज्य में उसी को तो ज़्यादा वोट मिले उसकी पार्टी का, तो वो उनका जो नेता होगा उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। द गवर्नमेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, सॉरी द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। जैसे हेड ऑफ इंडिया कौन है? हमारा प्रेसिडेंट। ऐसे ही हेड ऑफ स्टेट कौन हो गया? हमारे गवर्नर हो गए। गलती से भी चीफ मिनिस्टर मत लिखना, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर होते हैं। बच्चे गलत कर देते हैं क्वेश्चन एक्चुअली। ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको अपॉइंट किया जाता है भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए। ठीक है, अब आ जाओ हम जुडिशरी के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको इन्फॉर्म करनी थी, जो लोग जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ट्यूशन क्लासेस अगेन, मतलब हमने कोविड पीरियड में मैंने ब्रेक कर दिया था, बंद कर दिया था अपनी कोचिंग क्लासेस को, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई कोचिंग अगेन। ठीक है, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड दोज हु लिव इन गौर सिटी 1 ग्रेटर नोएडा वेयर आई लिव, दे कैन कॉन्टैक्ट। समझ रहे हो कि जो लोग गौर सिटी 1 में रहते हैं, गौर सिटी 2 में रहते हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, क्योंकि मैं वहीं पर ही रहती हूँ, एंड इफ़ दे वांट टू टेक पर्सनल क्लासेस लाइक ट्यूशन क्लासेस एंड ऑल, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, सो दे कैन कॉन्टैक्ट। कोई ऑनलाइन क्लासेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं अपने घर पर ही क्लासेस लेती हूँ। ठीक है, सो टू कॉन्टैक्ट आई विल गिव माई फ़ोन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, वैसे फ़ोन नंबर लिख लीजिए 8588821529। चलिए आ जाइए। द जुडिशरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। जो जुडिशरी है ना भाई, हमारी न्याय व्यवस्था वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे स्टेट की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। भाई हमें इंडिपेंडेंट से मतलब ये है कि इसको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसा नहीं है इनमें से किसी के हिसाब से वो चलेगी, जो उसको सही लगेगा उसके हिसाब से ही वो फैसला देंगे। अगर देखो ऐसा नहीं होता, इंडिपेंडेंट नहीं होती, तो ये हमेशा डरते रहते कि नहीं यार मेरे को तो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं है, नहीं तो भाई मेरे को तो हटा देंगे जज, ऐसे ही सोचता रहता सारा टाइम। तो इसीलिए इनको इतनी फ्रीडम दी गई है कि भाई इनके काम में ये हस्तक्षेप ना कर पाएँ। ठीक है, माने जजेस के काम में, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, इनके काम में कोई भी प्रधानमंत्री, मंत्री, नॉर्मल नेता, ये लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते इनके काम में। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एक तरीके से। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया। एपेक्स का मतलब टॉप पर है, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है हमारे यहाँ, मतलब सबसे सुपीरियर है, सबसे ऊपर है। बेस्ड इन न्यू दिल्ली। कहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट? न्यू दिल्ली में है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है इन अवर कंट्री। तो सबसे बड़ी जुडिशियल बॉडी जो है वो इंडिया में कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड्स द सुप्रीम कोर्ट। तो जो चीफ जस्टिस होते हैं भारत के, वही तो हेड हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है भाई, हर जगह का हेड होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के कौन है? चीफ जस्टिस है। क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं। देयर आर मेनी अदर जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। बहुत अलग अलग जजेस भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति ने अपॉइंट करते हैं। एज द स्टेट लेवल, अलग अलग स्टेट की क्या होती है? हाई कोर्ट होती है। ठीक है, अलग अलग स्टेट की हाई कोर्ट होती है, उनका हेड ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एट the state level the high court is at the head of the judicial administration। यानी कि राज्य के लेवल पर अगर हम देखें तो हाई कोर्ट जो होती है वो जो है उसके जज जो हैं सारा काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं पूरा। द हेड ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट। तो हेड कौन होता है इसका? चीफ जस्टिस होते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के जो भी होते हैं वो भी चीफ जस्टिस ही होते हैं। ईच स्टेट कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। हर स्टेट में जिले होते हैं। ठीक है ना, ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होती हैं और सेशन कोर्ट्स भी होती हैं। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में, पूरा भारत देश, उसके अंदर स्टेट्स के अंदर देखो पूरे भारत की मेन सुप्रीम कोर्ट, फिर नीचे आ जाओ स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट, फिर नीचे आ जाओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट या फिर सेशन कोर्ट, जो हेडेड होती है बाय द जज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट या फिर सेशन जज कहलाते हैं रिस्पेक्टिवली। यहाँ फिनिश होता है हमारे चैप्टर। आई होप चैप्टर आपको पसंद आया होगा। चैप्टर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और जितना भी ज़्यादा हो सकता है सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, पावर्स क्या होती हैं? पावर का मतलब होता है राइट और अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस। ठीक है, डिसीजंस लेने की और टू डू समथिंग, कुछ करने की। फ्रीडम मतलब फ्री, मतलब इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। वोट क्या होता है? टू मेक योर चॉइस इन एन इलेक्शन, अपनी चॉइस बताना भाई इलेक्शंस में। और कॉन्टेस्ट क्या होता है? टू टेक पार्ट इन इलेक्शन और कंपटीशन। भाई जैसे होते नहीं, स्कूल में भी कॉन्टेस्ट होते हैं तो बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो वही चीज़ है ये।
चलिए जी, पॉइंट्स टू रिमेंबर कर लीजिएगा। ये स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ को चेंज कर लीजिएगा। बताया था मैंने 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरीज़। बाकी तो कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करना भाई, ठीक है। और मैंने जैसे अनाउंस किया है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट ट्यूशन क्लासेस एट होम पर्सनल इफ़ एनीबडी वुड लाइक टू, प्लस दोज हु आर लिविंग इन ग्रेटर नोएडा, वेस्ट गौर सिटी और नियर बाय सोसाइटीज़, दे कैन कॉन्टैक्ट। नंबर इज़ 8588821529। चलिए जी, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।